हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम सी एस उत्कर्ष गर्ग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बुलेटिन सीरीज़ कवर करके चलते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा, मई टू अक्टूबर का हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? जिसमें हम लीगल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स आपका पूरा कवर करके चलते हैं। तो अब फ्रेंड्स नवंबर का हम शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़रूर देखिए करिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए नए नए इनिशिएटिव लाने के लिए, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चंस है वो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु डैश शैल बी द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यूनियन का बेसिकली आप इसको मान सकते हैं सेंटर, ठीक है ना? तो सेंटर का जो हेड होता है एक तरीके से, वो कौन होता है फ्रेंड? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो हेड ऑफ कंट्री बताया गया है वो कौन है? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है? एक बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर को है वो जनता के द्वारा चूज करे जाते हैं, बट जो उनको अपॉइंट करता है वो हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है? ये आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो आर्टिकल 51A है, जो कि डील करता है आपका किससे? फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। तो इसमें क्या क्या ड्यूटीज़ मेंशन करी गई हैं, इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। तो सबसे पहला दे रखा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करना है एंड द आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम को हमारे को क्या करना है? रिस्पेक्ट करनी है उसकी, ठीक है जी फ्रेंड्स। तो टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस। हाँ बिल्कुल, हमारे को कंट्री को डिफेंड करना होगा। इन केस कोई टेररिस्ट वगैरह आ जाता है तो हमारे को इस तरीके की हमारे को ऊपर दायित्व बनता है हमारा, कि हमारा भी कि हम इस तरीके के एफर्ट्स लें अपनी कंट्री के लिए। टू वैल्यू द प्रिजर्व रिच हेरिटेज आर आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है ना? और जो अभी हमारे रिच हेरिटेज हैं उसको हमारे को प्रिजर्व करके चलना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या कहेंगे? ये तो सारे ही हमारी ड्यूटीज़ बनती हैं, ठीक है? चलिए, तो फ्रेंड्स, और अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल भी जानना है तो फ्रेंड्स मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं अगर देखना चाहते हैं आप तो, ठीक है? तो आपको उसको डिटेल में आपको समझने का मौका मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो थर्ड क्वेश्चन है, ये द वर्ड सोशलिस्ट एडिड बाय द, ये फ्रेंड्स जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड, 3 वर्ड ऐड हुए थे, ठीक है ना? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप मुझे कमेंट करके बताइए, और नहीं तो आप इसके लिए पुरानी बुलेटिन सीरीज भी देख सकते हैं अगर आपको कहीं केस में डाउट आता है तो, ठीक है? चलिए, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? सेक्शन 2 क्लॉज एच, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज। क्या होता है आप बता सकते हैं खुद ही, कि अगर एक एग्रीमेंट होता है, अगर वो एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है हमारा, ठीक है? चलिए, तो ये तो फ्रेंड्स बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था, इसमें इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। अनदर क्वेश्चन इज द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर में बी। कहता है कि हम ऑफर किसको कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रेंड? तो अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से आपका एक क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स अगर आपको किसी को भी ऑफर देना है, ऑफर तो आप किसी को भी दे सकते हो, टू द वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है ना? बस एक्सेप्ट कौन करेगा? जो एक्सेप्ट करेगा और उस ऑफर की आपकी कंडीशंस को फुलफिल करेगा, उसी को हम क्या करेंगे? आपका कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया और मिस्टर ए ने उसको कंप्लाई करने के लिए आपको एक्सेप्टेंस दी है, तो फिर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इसमें क्या कहता है? द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर में बी जनरल ओनली, स्पेसिफिक ओनली, और जनरल और स्पेसिफिक ओनली। तो इसमें हम फ्रेंड्स सी ऑप्शन पे जाएंगे कि स्पेसिफिक पर्सन को भी हम कर सकते हैं कम्युनिकेशन, और जनरल पर्पस को भी, जनरल पर्सन को भी कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 6 है फ्रेंड्स, ये आपका लीगल एप्टीट्यूड से, लॉजिकल रीजनिंग से आपका रिलेट करता है, लॉजिकल रीजनिंग से। तो क्या दे रखा है? RQPONMLKG-FED। तो बेसिकली अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो DEF, यहाँ से हम लेकर चलते हैं, F के बाद क्या आता है? GHI, और फिर आता है आपका JKL। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये हमारी सीक्वेंस बन रही है DEF GHI और फिर JKL, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास ये कोई ऑप्शन अवेलेबल होगा तो हम इसको चूज कर सकते हैं। तो हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, हमारे पास ए ऑप्शन इसका अवेलेबल है, ठीक है? तो फ्रेंड्स हमारे को इसमें सीक्वेंस मेंटेन करनी थी,
ठीक है, तो वो बस रिवर्स ऑर्डर में दे रखा था, तो आपको उसका एक लॉजिक ढूंढना था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसमें भी आपको एक सीरीज दे रखी है, KBJ, LCK, MDL, NEM। तो इसमें बेसिकली हमारे को चेक करना पड़ेगा लॉजिक इसमें क्या रहेगा आपका। तो ME बेसिकली अगर देखा जाए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं B के बाद C आ रहा है, D के बाद E आ रहा है, तो E के बाद F आएगा मिडिल में, तो हमारे को मिडिल नंबर तो पता चल गया। अब हम दो अपने ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं, दिस एंड हमारे को F चाहिए, और हमने ये हटा दिया, मतलब अब जो हमारा आंसर होगा इन दोनों में से ही कोई होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो हम देख रहे हैं कि जैसे ये K आया, K के बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है उसका K इधर आ रहा है, M है इधर तो M इधर आ रहा है, तो N जो होगा वो इधर आ जाएगा। तो अगर हम N इधर लिख देते हैं और उसके बाद MN मतलब NO, N के बाद O आता है, तो इसमें अब हम चेक कर सकते हैं हमारा क्या ये बनता है OFN, तो ये हमारा OFN ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपका दिमाग लगता है, बट ठीक है, आप उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इसे बहुत आसानी से कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है टीम ए ने स्कोर किया गोल ज़्यादा टीम बी से। तो टीम ए ने स्कोर किया, टीम है स्कोर मोर देन गोल्स टीम बी से, ठीक है। फिर टीम सी जो है हमारी, टीम सी है, उसने आपके गोल कम स्कोर करे हैं टीम बी से। मतलब बेसिकली अगर इसने 4 गोल करे हैं तो इसने 5 गोल करे हैं और इसने 3 गोल करे होंगे। फिर क्या कहता है, क्या टीम ए ने, मैंने एग्जांपल ले लिया सिर्फ, टीम ए ने क्या कम गोल करे होंगे टीम सी से। भाई टीम ए ने तो अगर मान लीजिए 5 गोल करे हैं और टीम 3 से, तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं गलत बता रहा है, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो क्या बात कर रहा है, क्या था, इफ़ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर ट्रू देन थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत है। चलिए, CDC नेक्स्ट आपका फिर ये आ गया आपका लॉजिकल रीजनिंग से, CDC, EFE, GHG और IJI। अब इसमें हमारे को लॉजिक ढूंढना पड़ेगा फ्रेंड्स कि हमारा नेक्स्ट जो सीरीज का अल्फ़ाबेट होगा यहाँ पर वो कौन सा आएगा। तो सबसे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सबसे पहले कि C के बाद D मिसिंग है। तो अगर हम देखें, अगर आप देख पा रहे होंगे तो C के बाद D नहीं आया, फिर E आ गया, उसके बाद F नहीं आया, G आ गया, और H नहीं आया, I आ गया, तो J नहीं आएगा, K आ जाएगा। तो अगर हम K और K को लिख सकते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं D के बाद F आ रहा है, F के बाद H आ रहा है, J आ रहा है, ठीक है ना, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट आगे आ रहा है। तो H के बाद J आ रहा है, I J K नहीं आएगा, L आ जाएगा, क्योंकि मिडिल में J है, A के अल्फ़ाबेट हमारे को +1 करना है, तो J के बाद K नहीं आएगा, L आ जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको चेक कर लेंगे। येस, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। ठीक है, तो सिंपल तरीके से फ्रेंड्स हम ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये, कहता है अगर मिस्टर जॉन हैं जिसके पास ज़्यादा कॉइन्स हैं सोनू से। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं जॉन के पास मान लीजिए 5 कॉइन्स हैं और सोनू के पास 3 कॉइन हैं। सोनू हैज़ फेवर कॉइन्स देन दानिश, और जो सोनू है उसके पास कम कॉइन है दानिश से। तो अगर सोनू के पास 3 कॉइन्स हैं और मान लीजिए दानिश के पास 4 हैं, ठीक है, और हो सकता है फ्रेंड्स इसके पास 8 कॉइन्स भी हो, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और फिर क्या कहता है, क्या दानिश के पास ज़्यादा कॉइन होंगे जॉन से। तो फ्रेंड्स ये बता पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल ही लिया है। भाई इसने कहा है कि सोनू के पास दानिश से कम है, पर ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जॉन के पास और दानिश के पास कितने कॉइन्स हैं, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है, नहीं बता पाएंगे हम। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका अनसर्टेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने ये आपका पूरा जो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग था ये कवर कर लिया है। और इसके बाद हम करंट अफेयर्स लेकर चलेंगे, जो कि आपका नवंबर 2020 जो आपके जनवरी के एग्ज़ाम के लिए जिसकी डेट 9 जनवरी 2021 डिसाइड हो चुकी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।